लोग कहते हैं कि ये उपन्यास धर्मवीर भारती के निजी अनुभवों पर आधारित था। भगवान ना करे कि ऐसा हो। ये बहुत भयावह अनुभव है। यहाँ पर एक रोचक बात पता चली। धर्मवीर भारती की पहली पत्नी कांता भारती का लिखा उपन्यास रेत की मछली पढ़ने का मौका मिला। कहा गया है कि ये उपन्यास कांता भारती के निजी अनुभवों पर आधारित था। अगर शब्द विन्यास की बात करें तो परंपरागत रूप से गुनाहों का देवता 20 है रेत की मछली की तुलना में। पर कहानी के हिसाब से बात करें तो रेत की मछली कहीं ज्यादा आगे है, कहीं ज्यादा सोचने को मजबूर करती है। सीधे सीधे संवाद हैं, कोई भाषा विज्ञान नहीं है, कोई अतिरेक नहीं है संवादों में, बल्कि ये उपन्यास एक असहनीय एंग्जाइटी, अकेलापन, भयावह निश्चेष्टता का भाव पैदा करने में सफल होता है। अगर वाकई ये दोनों उपन्यास पति पत्नी के निजी अनुभवों पर आधारित है तो भगवान दोनों लोगों की आत्मा को शांति दे। दोनों ही लोग इस दुनिया में नहीं हैं। रेत की मछली का नायक शोभन भी एक लड़की को बहन ही कहता है और उसे अपने बाहुपाश से अलग नहीं करता। यही नहीं, जिस लड़की को उसके घर वालों से लड़कर शादी करता है उसके सामने उसी के बिस्तर पर अपनी कथित बहन से सहवास करता है। अपनी पत्नी को इस सहवास को देखने के लिए मजबूर भी करता है। शोभन अपनी कथित बहन मीनल के लिए रक्त कमल जैसे विशेषण का इस्तेमाल करता है और गुनाहों का देवता के चंद्र की तरह हर बात की शुद्ध हिंदी में सफाई देना जानता है। वो बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है, गैसलाइटिंग जैसी टेक्निक लगाता है और हमेशा अपनी पत्नी को गलत साबित करता है। रेत की मछली धोखा, टूटते रिश्तों और कला के नाम फैलाए जा रहे गलीजपने को रेखांकित करता है। उपन्यास की शुरुआत में ही पता चल जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता टूट चुका है। पढ़ते हुए इतना ठंडा महसूस होता है कि समझ आ जाता है कि अब ये रिश्ता जुड़ने वाला नहीं है। शुरू में ही एक घर में लगी एक जंगली बेल का जिक्र होता है और दिल धड़ से हो जाता है। पूरे उपन्यास में ये बेल बढ़ती रहती है और इसकी परिणति होती है नायिका की बर्बादी के प्रतीक के रूप में। एक दिन 2 मंजिले पर बैठी कुंतल 2 मंजिले की खिड़की तक पहुंच गई इस बेल को देखती है और सिहर जाती है। ये उपन्यास बेहद खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। लगातार हो रही घटनाएं किसी अनहोनी की ओर आशंका करती रहती हैं। हमेशा ये डर बना रहता है कि अब इससे खराब ही होगा। गुनाहों का देवता की तरह इसमें कहीं संवादों की कृत्रिमता नहीं है। कृत्रिम संवाद सिर्फ शोभन के हैं, जो कि समझ आते हैं कि किस वजह से बोले गए हैं। बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर शोभन ने अपनी हर गलती को अपना हथियार बना लिया है। यहाँ तक कि कुंतल के साथ एक पुरुष द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को भी शोभन अपने मित्रों में कुंतल के चारित्रिक हनन के रूप में पेश कर देता है। अगर दोनों उपन्यासों को मिलाकर ना देखा जाए और दोनों के लेखकों के जीवन को ना भी जोड़ा जाए तो भी ये उपन्यास बेहद पठनीय है। कुंतल का चरित्र भारतीय सामाजिक प्रतिबंधों में जकड़ा होता है। पढ़ी लिखी खुद को आजाद मानती औरत घर के बंधनों से मुक्त होने की कोशिश में बाहरी व्यक्ति के हाथ लग जाती है। ये व्यक्ति शोभन पढ़ा लिखा हिंदी का साहित्यकार है। हालांकि दोनों में प्रेम हुआ या नहीं समझ नहीं आया, क्योंकि विजातीय शोभन ने आनंद के ऑफिस में कुंतल को देखा होता है और वहीं उसे पसंद कर लेता है। कुंतल इस शादी के लिए राजी हो जाती है। इसकी एक ही वजह समझ आती है, कुंतल परंपरागत रूप से शादी नहीं करना चाहती है। उसकी बहन की शादी परंपरागत रूप से होती है। उसी दिन कुंतल भागने का प्लान भी बना लेती है। कुंतल के पिता इस बात से बहुत नाराज हैं। आश्चर्यजनक रूप से कुंतल का होने वाला जीजा काफी सुलझा हुआ व्यक्ति है। उसे खुद की शादी से पहले कुंतल के बारे में पता चलता है तो वो अपने ससुर से कहता है कि पहले बताया होता तो कुंतल से मैं बात करता, अब क्या करूं। ये एक विडंबना है। परंपरा से चलने वाला व्यक्ति बात करने में यकीन रखता है, पर दुनिया को उदारवादी व्यवस्था के बारे में बताने वाला व्यक्ति शोभन निजी जीवन में बेहद क्रूर, यौन पिपासु, लालची और आडंबर युक्त निकलता है। वो न सिर्फ अपनी पत्नी के साथ धोखा करता है बल्कि उसे बुरी तरह पीटता भी है। वहीं मीनल का किरदार मानसिक समस्याओं से ग्रस्त है। अपनी बहन के पति के साथ अफेयर करने का इल्जाम भी उसके सिर पर है। उसे इस दुष्चक्र से निकालने का दायित्व शोभन ने लिया है अपने तरीके से। मीनल को तपेदिक भी है और वो हमेशा मतवालों की तरह बात करती है। आत्मकथात्मक शैली में लिखे गए इस उपन्यास में मीनल के चरित्र की दुविधाएं सामने आती तो हैं, पर एक विक्षिप्त के रूप में। बड़ी बड़ी बातें करने वाले शोभन और मीनल एक औरत के लिए कितने क्रूर हो सकते हैं वो उनके कार्यों से पता चलता है।